हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने रिश्तों को झकझोर दिया। ये कहानी यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट की है। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 65 किलोमीटर दूर जमालपुर थाना। इसी थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर जयपट्टी कलां गांव है। वैसे तो इस गांव में सारी कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन पटेल, बिहार और दलित कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। इसी जयपट्टी कलां गांव में संतोष भारती की एक फैमिली रहती है। संतोष भारती की फैमिली में उसकी वाइफ सोनी देवी, 2 बेटियां और एक बेटा वीरेंद्र है। संतोष भारती की एज 47 ईयर है और कुछ मेहनत मजदूरी करता था और साथ के साथ बटाई, जैसे गांवों में कुछ ज़मीनें होती हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को बटाई कहते हैं। हमारे गांव में भी दी जाती है। तो संतोष बटाई भी लिया करता था और बटाई के द्वारा जो उससे पैसे वगैरह मिलते थे उससे अपने फैमिली के खर्चा वगैरह, उनका पालन पोषण किया करता था। अचानक से एक दिन संतोष कुमार भारती गायब हो जाता है। काफ़ी ढूंढने के बाद जब संतोष भारती का पता नहीं चलता है तो उसका बेटा वीरेंद्र कुमार पुलिस थाने में जा करके उनकी एफआईआर लिखवाता है। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी कंटेंट बनाने के लिए। वीरेंद्र कुमार के एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पुलिस ने संतोष कुमार को ढूंढना स्टार्ट किया। एसएचओ मनोज कुमार ने संतोष कुमार भारती के घर में जाकर के पूछताछ की तो संतोष कुमार के जो घर वाले थे, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, उन लोगों ने मनोज कुमार को बताया कि संतोष कुमार सुबह सुबह टॉयलेट करने के लिए खेतों की तरफ गए थे। जैसे अभी भी बहुत सारे गांवों में होता है कि सुबह के टाइम पर शौच के लिए, टॉयलेट के लिए लोग खेतों की तरफ जाते हैं। तो संतोष भी सुबह सुबह अपने घर से दूर खेत पर गया हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई और जब संतोष कुमार दोपहर तक घर नहीं आया तो संतोष कुमार के घर वालों ने उसको ढूंढना स्टार्ट किया। दूसरी तरफ संतोष के गांव वाले भी संतोष के गुम हो जाने की खबर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। संतोष कोई बच्चा तो था नहीं, 47 ईयर का एक आदमी था वो। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। संतोष कुमार के घर के पास में एक रविंद्र कुमार गौड़ रहता था। ये संतोष कुमार का एक फ्रेंड था। जब सारे लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए तो वीरेंद्र कुमार की नज़र रविंद्र कुमार पर पड़ी, तो संतोष के बारे में पूछने के लिए वो वीरेंद्र कुमार के पास चला गया। वीरेंद्र ने रविंद्र से अपने पापा के बारे में पूछा कि आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? सुबह से शाम हो गई है और अभी तक कुछ अता पता नहीं है, क्या आपको कुछ उनके बारे में जानकारी है? रविंद्र कुमार ने घबराते हुए बोला कि उसे कुछ भी नहीं पता है और हो सकता है शायद संतोष कहीं पर चला गया हो। रविंद्र अपनी नज़रें संतोष के बेटे वीरेंद्र से छुपा रहा था। रविंद्र से इतना सुनने के बाद में वीरेंद्र अपने घर वापस लौटने लगा, लेकिन लौटते हुए वीरेंद्र के मन में एक ख्याल आया कि रविंद्र तो उसके पापा का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वो ये बात करते हुए घबरा क्यों रहा था। ये सब सोचने के बाद वीरेंद्र पहले अपने घर जाता है और घर से डायरेक्ट जमालपुर थाने में जाता है। और थाने में जाकर के वीरेंद्र मनोज कुमार एसएचओ के पास जाता है और रविंद्र का जो बदला हुआ बिहेवियर था, जो वियर्ड बिहेव कर रहा था, उसके बारे में एसएचओ को बताता है। वीरेंद्र ने एसएचओ मनोज कुमार से रिक्वेस्ट की कि एक बार पुलिस को रविंद्र के साथ भी पूछताछ करनी चाहिए, शायद पूछताछ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीरेंद्र की बात सुन करके मनोज कुमार को भी लगा कि हाँ भाई, एक बार पूछताछ करने में कुछ जाता नहीं है, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एसएचओ मनोज कुमार कुछ सिपाहियों के साथ में डायरेक्ट रविंद्र कुमार गौड़ के घर में जाता है और उस टाइम पर रविंद्र कुमार गौड़ अपने घर पर ही था। मनोज कुमार रविंद्र कुमार से पूछताछ स्टार्ट करता है। तो पूछताछ के वक्त काफ़ी कुछ अजीब सा लगने लगा मनोज कुमार को। न केवल जबान लड़खड़ा रही थी, रविंद्र मनोज कुमार से नज़र भी चुरा रहा था। जिस टाइम पुलिस पूछताछ कर रही थी रविंद्र कुमार से, उसी टाइम पर गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे थे। लोगों की नज़र घर के बाहर एक टॉयलेट बना हुआ था, टॉयलेट के टैंक के ऊपर नज़र पड़ी। वो टॉयलेट के टैंक के ऊपर काफ़ी गिट्टियाँ बिखरी हुई पड़ी थी, मिट्टी भी बिखरी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि आज ही कुछ जल्दी में कुछ काम करा गया है। एसएचओ मनोज कुमार ने इसके बारे में रविंद्र से पूछा तो रविंद्र के पसीने पसीने छूट गए, उसकी जवान कांपने लगी और उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। ऐसे में पुलिस का शक रविंद्र कुमार के ऊपर बढ़ गया। एसएचओ मनोज कुमार रविंद्र कुमार गौड़ को थाने ले जाता है। थाने में ले जा करके पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ स्टार्ट की। शुरुआत में तो रविंद्र कुमार ने कुछ इधर उधर की बात को घुमाने फिराने का ट्राई किया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ा प्रेशर डाला तो रविंद्र कुमार ने बिल्कुल एक रट्टू तोते की तरह से सब कुछ बक दिया।
रविंद्र कुमार ने जो भी कुछ बताया वो सुन करके पुलिस वाले और जो भी लोग वहाँ पर थे सारे के सारे शॉक्ड हो गए। पुलिस रविंद्र कुमार को लेकर के वापस उसी टॉयलेट के टैंक के पास जाती है। फिर रविंद्र कुमार के बताने पर वो टॉयलेट की टंकी तोड़ी जाती है और उसके अंदर से संतोष कुमार की डेड बॉडी निकलती है। रविंद्र कुमार ने संतोष की हत्या करने के बाद में डेड बॉडी को टॉयलेट की टैंक के अंदर छुपा दिया था और उसके ऊपर से मिट्टी और गिट्टियाँ डाल दी थी। टॉयलेट के टैंक में बॉडी छुपाने का रीज़न ये था कि टॉयलेट की बदबू से, लेटरिन वगैरह की बदबू से जो बॉडी की बदबू है वो दब जाती है और किसी को पता नहीं चलता उसके बारे में। लेकिन कहते हैं ना, अपराध ज़्यादा दिन छुपाई नहीं छुपता, उसका भांडा एक दिन फूट जरूर जाता है। ऐसा ही रविंद्र के साथ भी हुआ। रविंद्र कुमार के मकान के टॉयलेट से जब गुमशुदा संतोष कुमार की बॉडी मिलने की खबर पूरे गांव में फैली तब गांव वालों को गुस्सा फूट पड़ा। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने गुस्से में आकर के पथराव स्टार्ट कर दिया। वो पत्थर कई पुलिस वालों के भी लगे, रविंद्र कुमार के भी लगे और इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और किसी तरह से भीड़ को उन्होंने तितर बितर किया। इस पथराव की वजह से रविंद्र कुमार, कांस्टेबल और कुछ सिपाही भी घायल हो गए थे। गांव वालों की गुस्सा देख करके पुलिस वालों को आसपास के थानों से और कुछ पीएससी को भी कॉल करनी पड़ी जिससे वहां पर गांव की स्थिति वगैरह को नियंत्रण में किया जा सके। और बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले रविंद्र कुमार को कस्टडी में लेते हैं और उसे थाने में ले जाते हैं। थाने से पुलिस वाले रविंद्र कुमार को और जो घायल दूसरे पुलिस वाले थे उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। इस क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में सीओ, एसीपी और एसपी भी उस गांव में पहुंचते हैं और घटना का और उस जगह का मुआयना करते हैं। संतोष कुमार के बेटे वीरेंद्र की तरफ से रविंद्र कुमार गौड़ पर आईपीसी की धारा 302, 201 और SC/ST एक्ट लगाया जाता है। पुलिस रविंद्र कुमार गौड़ से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद में 2 और लोगों को अरेस्ट करती है। 2 लोग थे, रविंद्र कुमार का लड़का और दूसरी थी एक लड़की जिसका नाम था सुमन भारती, और ये सुमन भारती संतोष कुमार भारती की लड़की थी। पहले तो गांव वालों को अजीब लगा कि जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसी की बेटी को अरेस्ट करा गया है। 6 अक्टूबर 2022 को पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों जो आरोपी थे, सुमन भारती, रविंद्र कुमार गौड़ और रविंद्र कुमार गौड़ का जो बेटा था गौतम कुमार गौड़, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आते हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तीनों संतोष कुमार भारती के मर्डर की बात भी एक्सेप्ट करते हैं और मर्डर करने के पीछे जो इन्होंने कहानी बताई, जो सच्चाई बताई, उससे रिश्तों पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। रिश्तों की बुनियाद को तार तार कर देने वाली ये कहानी कुछ ऐसी है। यूपी के मिर्जापुर जिले के एक गांव जयपट्टी कला में संतोष, जिसकी उम्र 47 ईयर्स थी, अपनी फैमिली के साथ रहता था। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ, 2 बेटियां और एक बेटा था। 30 साल पहले रविंद्र कुमार गौड़ चंदौली नाम की एक जगह से आकर के उसी गांव में बसा था। उसने गांव में आकर के एक आटा चक्की खोली और साथ के साथ में झाड़ फूक का भी कुछ काम किया करता था। गांव में जब उसका कारोबार और आमदनी बढ़ी तो उसने इंटरेस्ट पर पैसा देना भी स्टार्ट कर दिया। इससे उसकी गांव में अच्छी जान पहचान भी बढ़ गई थी। और आटा चक्की का काम तो ऐसा है कि हर परिवार से कोई ना कोई आटा पिसवाने जरूर जाता है। आटा चक्की पर आते जाते संतोष कुमार की जान पहचान हुई और ये जान पहचान धीमे धीमे एक गहरी दोस्ती में बढ़ गई। दोनों मिलकर के बहुत शराब पिया करते थे और दोनों एक दूसरे के घरों पर भी जाया करते थे। जरूरत पड़ने पर रविंद्र संतोष कुमार की मदद भी कर दिया करता था। संतोष के घर आने जाने के दौरान रविंद्र न केवल उसके पूरे परिवार से घुल मिल गया था, बल्कि संतोष के परिवार पर रविंद्र की बुरी नज़र भी थी। पहले वो संतोष की पत्नी सोनी पर बुरी नज़र रखने लगा था, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाया तो रविंद्र कुमार ने अपनी नज़र संतोष की बेटी सुमन पर डालनी स्टार्ट कर दी। 20 साल की सुमन यंग थी, ब्यूटीफुल थी और सुमन को देख करके रविंद्र कुमार अपना आपा खो बैठता था। और जबकि रविंद्र कुमार की एज 40 साल से ऊपर थी, रविंद्र कुमार को कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपनी बात सुमन को बता सके। अपनी उम्र से आधी उम्र की बेटी की तरह सुमन को पाने के लिए वो पागल हो चुका था और वो अक्सर किसी न किसी बहाने से संतोष के घर पहुंच जाया करता था। कभी कभी पानी के बहाने या फिर किसी काम के बहाने वो सुमन को टच भी करने लगा। पहले तो सुमन इस चीज़ को इग्नोर करती रही क्योंकि वो रविंद्र कुमार को चाचा कहती थी, लेकिन धीरे धीरे सुमन भी ये सब चीज़ें समझने लगी थी। सुमन की एज 20 ईयर्स थी और सुमन को रविंद्र कुमार का टच, उसके इशारे समझ में आने लगे थे। एक दिन की बात है, संतोष के घर में आटा नहीं था तो आटा लेने के लिए
सुमन रविंद्र कुमार की चक्की पर पहुंच जाती है। रविंद्र कुमार उस टाइम पर अकेला था। आटा देने के बहाने रविंद्र ने उसके हाथों को थाम लिया, लेकिन सुमन उसके हाथों को झटक करके हंसते हुए वहां से चली गई। रविंद्र की ये हरकत सुमन के दिमाग में घूम रही थी। सुमन को अब ये मनी मन लगने लगा था कि रविंद्र उसके प्यार में पागल हो गया। धीमे धीमे दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिलने भी लगे। दोनों छुप छुप करके काफी देर तक मोबाइल पर बातें भी क्या करते थे। रविंद्र भी अक्सर किसी न किसी बहाने से संतोष कुमार के घर जाकर के सुमन से मिलता रहता था, और सुमन भी आटे के बहाने लेकर के उसकी चक्की पर जाती थी और रविंद्र से मिलती थी। गाँवों में इस तरह की बातें जल्दी छुपती नहीं है, और अब इन दोनों के बारे में पूरे गांव में सबको पता चल गया था। रविंद्र और सुमन की जो बातें थी धीरे धीरे होकर के ये संतोष कुमार और उसकी पत्नी सोनी के पास भी पहुंची। संतोष की पत्नी सोनी ने संतोष को बोला कि हमें अपनी बेटी सुमन की शादी कर देनी चाहिए। ये अपने से 20 साल बड़े एक आदमी के साथ मिलजुल रही है और गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। माँ बाप के बीच में हो रही इस बातचीत को सुमन ने चुपके से सुन लिया। अगले दिन सुबह सुमन ने मोबाइल पर रविंद्र को कॉल किया और ये सब बातें बता दी। उसी दिन शाम ढलने के बाद में सुमन टॉयलेट का बहाना बना करके रविंद्र के घर पहुंच जाती है। सुमन रविंद्र से बोलती है कि आप कुछ ना कुछ करो, नहीं तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करा देंगे, फिर हम दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। ये सब सुन करके रविंद्र से बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ और सोच के मैं तुम्हें जल्दी बताता हूँ। ये बात करने के बाद में सुमन अपने घर लौट गई, और इधर रविंद्र ने संतोष को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया। रविंद्र ने अपने प्लान के बारे में सुमन को बताया और सुमन को भी इस प्लान का हिस्सा बना लिया। अब ये दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अच्छा सा टाइम ढूंढ रहे थे। आखिरकार 4 अक्टूबर 2022 को जब संतोष टॉयलेट करके वापस लौट रहा था, रविंद्र ने उसे देखा और चाय के बहाने अपने घर में बुला लिया। रविंद्र के मन में जो चल रहा था उसके बारे में संतोष को बिल्कुल पता नहीं था। जैसे ही संतोष रविंद्र के घर के अंदर गया, रविंद्र ने एक लोहे की रॉड उठाई और उसके सर पर मार दी। संतोष वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, और बाद में रविंद्र ने उसी रॉड से संतोष के सर पर मार मार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में रविंद्र ने अपने बेटे गौतम को बुला करके उसकी मदद से संतोष की डेड बॉडी को अपने पुराने टॉयलेट के टैंक में छुपा दिया। किसी को इसका पता न चल सके, इसलिए टैंक के ऊपर मिट्टी और ढेर सारी गिट्टियां फैला दी। टॉयलेट के टैंक में लाश को छुपा करके वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया था। अब वो संतोष के गायब होने के बाद में संतोष के घर वालों पर नजर रख रहा था और उनकी एक्टिविटीज देख रहा था, लेकिन ये राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका और रविंद्र अपने ही बनाए हुए जाल में फंस करके पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने वारदात में यूज हुई लोहे की रॉड को भी बरामद कर लिया। रविंद्र से एक घटना की स्टोरी सुनने के बाद में पुलिस ने गौतम, जो उसका बेटा था रविंद्र का, और संतोष की बेटी सुमन को भी अरेस्ट कर लिया। तीनों को कार्रवाई करने के बाद में कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन तीनों को जेल में भेज दिया। अपने दोस्त की हत्या के आरोप में जहां पर रविंद्र कुमार के गांव में थू-थू हो रही थी, वहीं पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद बेटी की वजह से परिवार पूरा शर्मसार हो चुका था। संतोष कुमार ने अपनी बेटी सुमन के ब्याह के लिए सपना देखा हुआ था। उसी बेटी ने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की। एक लड़की ने अपनी उम्र से 20 साल बड़े आशिक के चक्कर में अपने पिता का मर्डर करवा दिया और अपने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। एक और भी चीज़ है कि अगर आपको पता है कि कोई इंसान कैरेक्टरलेस है, आप उसे काफ़ी टाइम से जानते हो, तो कोशिश करिए, कोशिश नहीं, उसे अपने घर में कभी मत लाइए। ऐसी ही एक स्टोरी डॉक्टर ओम प्रकाश मर्डर केस, जिसमें एक पत्नी ने अपने आशिक के लिए अपने बेटे, अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। अगर आप उस स्टोरी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।